जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें समसामयिक एक महत्वपूर्ण होता है यूनिट के तौर पर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स की दो तरह की चीजें आती है, इसको कि आप लोगों को समझना है। करंट अफेयर्स में पहली चीज होती है कि तथ्यात्मक और दूसरी चीज होती है संकल्पनात्मक दृष्टिकोण से जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो उसमें आपका एक दृष्टिकोण भी विकसित होता है, आपकी जो अप्रोचेज है वो भी बनती है, और उसके बाद आपका जो वैश्विक परिस्थितियों को समझने में आपको आसानी होगी। वैश्विक परिस्थितियों के समझ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद वैश्विक राजनीति एक अलग दृष्टिकोण से बढ़ी। ग्लोबलाइजेशन से पहले वैश्विक राजनीति कुछ निश्चित देशों के इर्द गिर्द ही निर्भर करती थी, और प्रायः अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य थे संकुचित हो गए। यद्यपि उस कालखंड में शीत युद्ध का दौर था और शीत युद्ध ने विश्व की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, लेकिन 1990 के बाद विशेषकर भारतवर्ष में जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और वैश्विक परिदृश्य में भी 1990 के बाद कई ऐसी चुनौतियां आई जिसने वैश्विक राजनीति को एक कड़ी में बदल दिया। विशेषकर 2020 के बाद इस चीज को और देखा जा सकता है। 2020 के बाद अभी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, और आज से प्रत्येक दिन लगभग में इस तरह के समसामयिक विश्लेषण पर 4 वीडियो कम से कम एक सप्ताह में जाते रहेंगे, और आप लोग इन सारे मुद्दों को देखेंगे। उससे आपके न केवल तथ्यात्मक दृष्टिकोण से समसामयिक का जो अध्याय होता है, इकाई होती है, वो मजबूत हो, साथ ही साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझने में आसानी हो जाए। समग्रता के साथ आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझे, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सके, और इसकी क्षमता होनी चाहिए। राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो अनिवार्य है ही, पीसीएस के जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी अनिवार्य है, या अन्य कॉम्पिटिशन की जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उसके भी तथ्यात्मक दृष्टिकोण से समसामयिक महत्वपूर्ण होता है। 3 जनवरी की रात को, इसी 3 जनवरी 2026 की रात एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना घटी। एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना, वो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना यह थी कि अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप किया। वेनेजुएला में हस्तक्षेप किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति भवन से अपनी पत्नी सिलिया के साथ गिरफ्तार करके अमेरिका लाया। सिलिया के साथ गिरफ्तार करके ऐसी बात नहीं कि इससे पहले विश्व में ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले विश्व में वैसी घटनाएं हुई, लेकिन वर्तमान संदर्भ में इस घटना का होना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए अत्यंत निर्णायक बन जाता है। अब आपको यहाँ पर वेनेजुएला के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, और इस घटना के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तथ्यात्मक दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि 3 जनवरी 2026 को ऐसी घटनाएं घटी थी, और उससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे। वही ट्रंप जिन्होंने भारत पाकिस्तान में जो एक थोड़ी सी आतंकवादी कृत्यों के भूतपूर्व भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसका क्रेडिट लेने के किसी भी मौके में पीछे नहीं हटे, और बार बार कहते रहे कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध को, उस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। जबकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति हमेशा से रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर या किसी भी प्रकार का जो मुद्दा है द्विपक्षीय है, शिमला समझौते। और पाकिस्तान को इस बात को खुशी मिलती थी कि ट्रंप साहब क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को त्रिपक्षीय करना चाहता था, लेकिन भारत ने हर राजनीतिक मुद्दे पर, भारत के प्रतिनिधियों ने हर राजनीतिक मुद्दे पर, खुद प्रधानमंत्री ने संसद में जाकर के स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा कर दी थी, किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। और जब इस प्रकार की घोषणा प्रधानमंत्री संसद में कर देते उसके बाद भी ट्रंप के क्रेडिट लेने की जो प्रक्रिया थी, क्रेडिट लेने की जो मौके मिलते थे, ट्रंप को उसमें पीछे नहीं हटते थे, चाचा चौधरी बनने का प्रयास करते थे। अब इस संदर्भ में देखेंगे कि ट्रंप की राजनीति को भी थोड़ा बहुत समझ लें आप लोग कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। भी दुनिया में एक नए ठेकेदार बने हैं, किस तरह से ठेकेदार बने हैं, और भारतीय जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत के लोग
देखिए, भारत अमेरिका का स्वर्णिम जो संबंध है ना, भारत और अमेरिका का स्वर्णिम संबंध, वो लगभग में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय से स्टार्ट होती है, जिसकी शुरुआत 2000 के समय से जब क्लिंटन साहब यहाँ पर आए थे उसके बाद होती है। क्लिंटन साहब की इस यात्रा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे उसके बाद, यानी कि प्रकार एक पार्टनरशिप संबंध बनता है। लेकिन हमारा मुद्दा ट्रंप साहब है, तो ट्रंप साहब ने वहां पर एक नीति बनाई, जिसको बोलते हैं मागा की नीति, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा की नीति। इससे पहले की जो नीति थी उनकी, वह नीति थी अमेरिका फर्स्ट। भारतवर्ष में यह भी रहा है, लेकिन ट्रंप ने इस बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति अपनाई। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कंसेप्ट को हम समझेंगे। जो अमेरिका ग्रेट का उनका अर्थ क्या है? अमेरिका ग्रेट का उनका अर्थ सामान्य भाषा में अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो सकता है, अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, और दूसरा अमेरिका को वैश्विक नेता बनाना, वो अनिवार्य रूप से अभी भी मानते हैं। और तीसरा, अमेरिका की संप्रभुता को विश्व में अनचैलेंजेबल बनाना। ये तीन चीजें सामान्य अर्थ में आ सकती है। अब ट्रंप साहब की जो विदेश नीति है वो परंपरागत विदेश नीति से हट करके है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ट्विटर के माध्यम से फैसला करते हैं, ट्विटर के माध्यम से सूचनाएं पहुंचती है, और विदेश नीति में किसी परंपरागत धर्रे पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलते हुए दिखलाई पड़ते हैं, परंपरागत धर्रे पर। यहां तक कि दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो बातचीत होती है, उस बातचीत को जो सार्वजनिक कर देते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में से उचित नहीं माना जाता है। और एक बार तो शायद आप लोगों को याद भी होगा कि जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक जोरदार बहस हो गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच ली थी। अभी वेनेजुएला में जो हो रहा है उसके पीछे में देखेंगे कि उसमें अमेरिकन हित कहाँ है और अमेरिका उसमें क्यों ऐसा कर रहा है, उसको देखेंगे और इसके क्या प्रभाव आएंगे। देखिए, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है, इसको ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका का एक प्रसिद्ध देश, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में वेनेजुएला है, उत्तरी हिस्से में, इसको याद रखना है। और यह अटलांटिक महासागर के तटवर्ती देशों में प्रमुख है, अटलांटिक महासागर के तटवर्ती देशों में प्रमुख है वेनेजुएला। अब यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है, और वेनेजुएला हाल के वर्षों तक, वर्तमान में भी संसार में सर्वाधिक तेल का भंडार रखने वाला देश है, यह महत्वपूर्ण चीज है। और यहां पर देखना है कि वेनेजुएला में जो इन्वेस्टमेंट है, जो अभी निवेश किया गया है वेनेजुएला में, वो चीन का इन्वेस्टमेंट अधिक है, चीन का। और वेनेजुएला के सपोर्ट में, वेनेजुएला के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं निकोलस मादुरो, तो मादुरो के सपोर्ट में विश्व के कम से कम 3 से 4 देश पहले दिखलाई पड़ते थे। वो 3 से 4 देश में ऐसे देखेंगे कि पहला रूस, उसके बाद चीन, ईरान, क्यूबा, रूस, चीन, ईरान, क्यूबा प्रमुख रूप से रहे हैं, रूस, चीन, ईरान, क्यूबा। अब यहां पर देखेंगे कि मादुरो के समर्थक देशों को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रूस, चीन, ईरान और क्यूबा। और इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि रूस चीन को कम से कम वो पश्चिमी गोलार्ध में घुसने नहीं देंगे। मतलब रूस चीन के उदय में, रूस का उदय चूंकि सोवियत संघ के जमाने से रूस एक महाशक्ति रहा है, तो उस रूस के उदय की बात नहीं कर रहा हूं, चीन के उदय की बात कर रहा हूं। अब चीन की आक्रामक नीतियां, ये चीन की नीतियां संदर्भ में समझ लेंगे। इसमें चीन यहां पर प्रमुख रूप से होल्डर एक विनिवेश के तौर पर था, लेकिन मादुरो की नीतियां, जो मादुरो की नीतियां थी, वो अमेरिका के अनुकूल नहीं थी, अमेरिका के अनुकूल नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कहावत है, या महत्वपूर्ण उक्ति के तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक है ही, अमेरिका का दोस्त होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका वैश्विक स्तर पर चाचा चौधरी बनने की बात करता है, अपनी चौधराहट को दिखलाता है।
चौधराहट को दिखाने में अमेरिकन फैसले वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं। अमेरिका इस तथ्य को भूल चुका है कि विश्व एकल ध्रुवीय नहीं रहा। 1990 से पहले विश्व द्विध्रुवीय था। सोवियत संघ और अमेरिका तो विश्व के दो प्रमुख राष्ट्र माने जाते थे शक्ति के दृष्टिकोण से। लेकिन 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पूर्ण रूप से पतन हो गया तो विश्व में एकल ध्रुवीयता की स्थिति आई और 2000 के बाद विश्व के अधिकांश देशों ने बहुध्रुवीयता की नीति का अनुसरण किया। बहुध्रुवीयता का नीति का अनुसरण किया। अब यहां पर देखना है कि वेनेजुएला जो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और अमेरिका, चूंकि आप जानते हैं कि अमेरिका कहां स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में कौन स्थित है, तो वेनेजुएला। इसके बीच में क्या है, अटलांटिक महासागर। इसके बीच में है दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर जहां से कि समुद्री कारोबार होता है। अटलांटिक महासागर यहां पर स्थित है, जहां दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। अब यहां पर ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला के पास में जो अस्त्र हैं वह सोवियत संघ के जमाने के अस्त्र हैं। सोवियत संघ के दिए गए S-300, S-4, S-200 जैसे उन्नत अस्त्र और सुखोई जैसे विमान भी उसके पास में थे। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति को उनके आवाज से उठा लिया। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या क्या घटनाएं हो सकती है। तो कहा जाता है कि जब डोली बाहर वालों से लूटेगी तब तो उसकी रक्षा की जा सकती है, लेकिन डोली जब कहारों से लूटेगी तो रक्षा करना बहुत मुश्किल है। तो वेनेजुएला में भी देश के गद्दार छुपे हुए थे। सामान्य भाषा में वेनेजुएला की मीडिया के बारे में कहा जाए तो देश के गद्दार छुपे हुए थे और उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया। उन गद्दारों की सहायता से राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अब राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उस कालांतर में उस पटाक्षेप पर आएंगे, वो व्यक्तिगत चीजें हो जाएगी कैसा क्यों किया गया। लेकिन यहां पर मैं आप देखेंगे किस घटना का प्रभाव क्या पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। अब अमेरिका इस घटना से करना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है, ये महत्वपूर्ण चीजें होगी। सबसे पहले तो अमेरिका वहां पर ऐसे ही कठपुतली सरकार को रखना चाहेगा जो उनकी बातों को माने। अमेरिका ने कई देशों में ऐसा किया है। अमेरिकन मनमानी का उदाहरण आप इराक में देख सकते हैं। अमेरिका की मनमानी का उदाहरण आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं। आप अमेरिका ने वहां पर आतंकवादियों को खत्म करने के नाम पर 11 साल का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किया था इन दोनों देशों में। उसके बाद आप इराक में भी देखेंगे, इराक में भी अपने समर्थक सरकार बना ली और सद्दाम हुसैन को किस तरह से षड्यंत्र के तहत, या उसके बारे में कहा जाए कि पहले इल्जाम लगाया गया तो उनके पास रासायनिक बहुत खतरनाक हथियार है, लेकिन बाद में जब कुछ नहीं मिला तब उनको फांसी की सजा दी गई। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका वैश्विक न्याय व्यवस्था का जो जस्टिस सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, उसका नया चौधरी बन चुका है, या अमेरिकन सुप्रीमेसी, अमेरिकन सर्वोच्चता के सामने में विश्व के सारे देश चुप हैं। अगर वैश्विक व्यवस्था, क्या विश्व में पुनः एक बार मत्स्य न्याय की धारणा आएगी। मत्स्य न्याय का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि जिसके पास ज्यादा शक्तिशाली है वही न्यायप्रिय है, उसी का न्याय सत्य माना जाएगा। तो मत्स्य न्याय की धारणा आएगी। क्या छोटे छोटे अमेरिका के जो अन्य देशों से जिसके साथ उसकी अनबड़ी चलती रहती है, जिसमें कि ईरान का नाम आता है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया का नाम आता है, उसके बाद आप लीबिया का नाम, पहले लीबिया के साथ ही अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था, लीबिया, रूस, चीन इत्यादि। हाल फिलहाल में आप भारत का भी तनातनी के संदर्भ में देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवर्ष पर कितने ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। मतलब अमेरिका उस व्यक्ति को अपना, अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर बात कर रहा हूं, उस राष्ट्र को अपना दुश्मन समझ रहा है जो उसकी नीतियों के अनुरूप नहीं। और अमेरिकन नीति कहीं ना कहीं अमेरिकन सुप्रीमेसी को बतलाती है। तो वैश्विक राजनीति में नाटकीय परिवर्तन आने वाले हैं इस घटना के बाद। पहला परिवर्तन क्या होगा कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर 2 या 3 ग्रुप बन सकते हैं, 2 या 3 ग्रुप बन सकते हैं। जब इसमें सौदेबाजी होगी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं इस तरह की बातें कि सौदेबाजी भी होगी,
लेकिन वैश्विक स्तर पर 2 या 3 ग्रुप बनेंगे। अमेरिका की ज्यादा संभावना इस तरह की बन सकती है कि अमेरिका और यूरोप का जो गठबंधन हमेशा से रहा है, अमेरिका और यूरोप का गठबंधन, कम से कम 1950 ईस्वी के बाद, नाटो के बनने के बाद आप अमेरिका और यूरोप के जो गठबंधन को देखेंगे तो क्रमशः एक रूप में देख सकते हैं कि अमेरिकन नीतियों का यूरोप ने कमोबेश हर मुद्दे पर समर्थन किया है और यूरोप की नीतियों पर भी अमेरिकन प्रभाव रहा है, अमेरिका की नीतियों पर भी यूरोपीय प्रभाव रहा है। लेकिन इस घटना के बाद एक नाटकीय रूप से परिवर्तन क्या आता है कि फ्रांस ने एक अलग रूप अपनाया है और अमेरिका के द्वारा यूरोप को असुरक्षित किए जाने की, नाटो के संदर्भ विशेष रूप से, क्योंकि नाटो पर प्रेशर डालते हैं नाटो के सदस्य देशों पर कि अपने रक्षा बजट को बनाए, तो यूरोप में भी असुरक्षा की भावना आएगी। यूरोप और अमेरिका में सैद्धांतिक रूप से टकराहट हो सकता है। तो एक यूरोप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहेगा, स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाह सकता है, वैसे भविष्य की बातें भविष्य में जाए। लेकिन अमेरिका की जो राजनीति है वो 2 तरहों से, 2 प्रकारों से प्रभावित होगी, एक घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाहरी कारकों से भी प्रभावित होंगे और घरेलू कारकों से भी प्रभावित होंगे। अमेरिका में जनतंत्र अत्यंत प्राचीन रहा है और अमेरिका संवैधानिक जनतंत्र वाला पहला देश माना जाता है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भी परिवर्तन आ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो नाटकीय रूप से इस घटना के बाद बदले, क्योंकि विश्व में जो नवोदित राष्ट्र हैं उनको आप अर्थव्यवस्था के आधार पर या अन्य किसी आधार पर संप्रभुता से समझौता करवा सकते हैं, लेकिन विश्व में जो कुछ महान अभी शक्तिशाली उभरते हुए राष्ट्र हैं उनके साथ आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। 21वीं सदी में भारत, चीन जैसे राष्ट्रों के साथ अगर आप छोटे राष्ट्रों जैसा व्यवहार करते हैं तो इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य मानी जाएगी और राजनीतिक परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन आएगा। इसके फलस्वरूप अस्त्र शस्त्रों की होड़ भी हो सकती है, लोगों के राष्ट्रों के बीच में असुरक्षा का वातावरण भी बन सकता है। अमेरिकन जो सर्वोच्चता की नीति है जिसको अमेरिका पक्षधर रहा है तो वह नीति भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन यह परंपरागत राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है कि वैश्विक परिदृश्य में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। अब जब देखेंगे तो वैश्विक परिदृश्य में जो परिवर्तन देखेंगे तो आप देखेंगे विश्व में एक प्रकार की कूटबंदी पुनः विकसित हो सकती है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका ने जो किया, वेनेजुएला के साथ विशेषकर हम मानेंगे तो वह किसी भी संप्रभु देश पर करने का न तो उनके पास नैतिक अधिकार था न किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता या अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता थी। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से अस्वीकार मान सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी तो किसी भी राष्ट्र प्रमुख को असुरक्षित नहीं मान सकते, लोगों की संप्रभुता या राष्ट्रों की संप्रभुता का औचित्य क्या रह जाएगा, तब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय न्याय की संकल्पना क्या रह जाएगी, यूएनओ जैसी संस्थाएं क्या करेगी। वैश्विक न्याय के कटघरे में होना चाहिए, न कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। न्याय किसी की इच्छा के अनुरूप नहीं होता। अब जाके देखेंगे तो हम इस तरह के कारणों को देखें तो वेनेजुएला में जो घटनाएं हुई उसके पीछे में कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से तेल का खेल हम समझ सकते हैं। अब एक तेल का खेल ये समझेंगे, अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की जो नीति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष का परिणाम, संघर्ष का परिणाम। एक चीज और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है, देखिए वेनेजुएला है, ये लगभग में 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वेनेजुएला लगभग में 9 लाख वर्ग किलोमीटर में, यह ध्यान रखना है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। संसार में सबसे अधिक पेट्रोल रखने वाला देश है, पेट्रोलियम रखने वाला। उसके बाद देखेंगे 2015 में पहली देश की जो सरकारें थी, इससे पहले यह स्पेन के अधीन था। स्पेन से 1811 ईस्वी में ये ऑलमोस्ट अलग हुआ। उसके बाद ग्रेट कोलंबिया के अधीन गया, जहां से 1830 ईस्वी में इसने अपने आप को पूर्ण रूप से 1830 ईस्वी में इसने अपने आप को पूर्ण रूप से संप्रभु देश बना लिया।
पहले अगर पूछेंगे कि ये किसके अधीन था, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि स्पेन के अधीन था कोलंबिया, और स्पेन से आजाद हुआ था। यूरोपीय शक्ति थी स्पेन, स्पेन से आजाद हुआ था, और स्पेन से 1811 में आजाद हुआ था। तो इसकी जो भाषा है वो स्पेनिश है। कोलंबिया की जो मुख्य भाषा है वो स्पेनिश है, इसको ध्यान रखना है। कोलंबिया में लगभग मैं यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा था अभी वेनेजुएला की। वेनेजुएला की मुख्य भाषा स्पेनिश है, और वेनेजुएला के जो राज्यों की संख्या लगभग में 23 मानी जाती है। वेनेजुएला में 23 राज्य है, यह आपको ध्यान रखना है। तो 20वीं शताब्दी में वेनेजुएला ने अपने मुख्य जो क्रियाकलाप थे उसको इग्नोर करके वहां पर तेल के उत्पादन को प्रमुखता से रखा। तेल के उत्पादन को 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, अब तेल के उत्पादन एवं विक्रय यही वेनेजुएला के सबसे बड़े आधार बन गए। तो वेनेजुएला में संविधान तो था, संस्थाएं तो थी, लेकिन संस्थाओं में अकर्मण्यता आ गई, संस्थाओं में भ्रष्टाचार बढ़ता चला। 2015 में वेनेजुएला में 800% की मुद्रास्फीति का दर था। 800% का। वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि वेनेजुएला में या तो आप समझ सकते हैं कि संस्थाएं भ्रष्टाचार में डूब गई थी, या राजनीतिक जो वहां पर राजनीतिक जो पद्धति थी उस पद्धति में कहीं ना कहीं गलतियां होगी, या जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वहां पर होगा उसमें भी गलतियां थी। लोग कहीं ना कहीं बेरोजगारी से, आर्थिक मंदी इत्यादि समस्या का भी सामना कर रहे होंगे। लेकिन वो वेनेजुएला की समस्या थी, और वेनेजुएला की परिस्थितियों से ही उसका समाधान होना चाहिए। उसके आधार पर किसी बाह्य देश का आक्रमण उचित नहीं होता है। बाह्य देश का आक्रमण उचित नहीं होता है, और इस तरह के अगर बाह्य आक्रमण को कभी भी उचित बनाया जाएगा तो अनिवार्यतः विश्व के अन्य देशों में तुलनात्मक रूप से समस्याएं पाई जाएगी, और पुनः एक मत्स्य न्याय की अवधारणा होगी। और मत्स्य न्याय की अवधारणा न तो सभ्य विश्व के लिए अनिवार्य है, न सभ्य मानवता के लिए। फिर हमारा अगला वीडियो भी इसी तरह का होगा। देखते रहे, वॉच करते रहे। धन्यवाद।